मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनिका दवे शिक्षा सारांश में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं क्लास 10th संस्कृत की बुक जिसका नाम है शेमुशी। तो देख लीजिए, हम पहले बुक का नाम समझ लेते हैं। हमारी बुक का नाम है शेमुशी। आपने कभी सोचा होगा कि हमारी बुक का नाम शेमुशी क्यों है, और शेमुशी में भी हमारा पार्ट 2 यानी भाग 2 हमारे कोर्स में लगा हुआ है। शेमुशी शब्द का अर्थ होता है ज्ञान विस्तार, ज्ञान में विस्तार या समृद्धि। यानी ये जो बुक हमारे कोर्स में लगाई गई है ये निरर्थक नहीं है, ये हमारे ज्ञान में विस्तार करने के लिए लगाई गई है। तो चलिए आज से हम क्लास 10th का कोर्स शुरू करते हैं और चैप्टर 1 प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम पाठ को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा पाठ का नाम क्या है ये हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो पहली सीढ़ी हम पार आसानी से कर लेंगे। तो पहला पाठ का नाम है शुचि। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है यहाँ शुचि। शुचि का अर्थ होता है स्वच्छ। स्वच्छ यानी क्लीन, यानी एकदम साफ, यानी शुद्ध, जिसे हम इजी लैंग्वेज में शुद्ध भी कह सकते हैं। ठीक है, शुद्ध या क्लीन। और पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों तरफ का आवरण जिसके अंदर पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये पांचों तत्व सम्मिलित होते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो ये जो पांचों तत्व हैं ये बहुत ही शुद्ध होने बहुत जरूरी हैं, अन्यथा हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस पाठ में कवि ने चिंता व्यक्त की है कि किस प्रकार से हमारा पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है, पर्यावरण के अंदर किस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है, और हमें प्रेरित किया है कि हमें शुद्ध पर्यावरण की ओर अग्रसर होना चाहिए और पर्यावरण को शुद्ध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए हम हमारा पाठ स्टार्ट करते हैं। शुरू में हम पढ़ लेते हैं पाठ परिचय। देखिए, पाठ परिचय में लिखा है अयम पाठः। अयम शब्द का अर्थ होता है यह। संस्कृत में यह के लिए 3 शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है अयम, दूसरा है इयम और तीसरा है इदम। ठीक है, अयम, इयम और इदम, इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है यह। अकॉर्डिंगली यूज होते हैं। अगर पीछे वाला शब्द पुल्लिंग है, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाठ शब्द पुल्लिंग है, इसीलिए अयम शब्द भी यहाँ पुल्लिंग वाला आया है। अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द होता तो वहां पे इयम का प्रयोग किया जाता, और कोई नपुंसक लिंग शब्द होता तो वहां पे इदम शब्द का प्रयोग किया जाता। तो अयम पाठः शब्द का अर्थ ये हुआ कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवे। अब देखिए, यहां बताया गया है कि आधुनिक संस्कृत कवे, कवे यानी कवि, हरिदत्त शर्मणः, और कवि का नाम दिया गया है हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा को ही संस्कृत में हरिदत्त शर्मणः कहा गया है। तो आप ये सोचेंगे कि ये शर्मा या हरिदत्त शर्मणः 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। संस्कृत में कुछ शब्दों के रूप चलते हैं, इस कारण से शर्मा का शर्मणः यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ये हरिदत्त शर्मा जो हैं, इनकी एक विशेषता है कि ये आधुनिक संस्कृत कवि हैं। आधुनिक संस्कृत कवि यानी संस्कृत के अंदर 2 प्रकार के कवि होते हैं। पहले जो प्राचीन काल में होते थे उन्हें प्राचीन संस्कृत कवि कहते थे, जिनके अंदर हमारे कालिदास आते थे, भास आते थे, बहुत सारे संस्कृत के कवि थे। और आधुनिक संस्कृत कवि यानी संस्कृत 2 भागों में बट गई। एक प्राचीन संस्कृत थी जो कि वैदिक संस्कृत थी, और उस प्रकार के ग्रंथों की संस्कृत थी वो थोड़ी सी मुश्किल होती थी। और अब ये जो संस्कृत हमारे कोर्स में लगी है ये आधुनिक संस्कृत है। ये उस संस्कृत से, प्राचीन संस्कृत से थोड़ी सी इजी है, आसान है, और हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक भी प्रश्न, एक भी शब्द जाया न जाए, यानी बेकार नहीं हो।
तो हम सारे ही शब्दों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आधुनिक संस्कृत के कवि हैं जिनका नाम है हरिदत्त शर्मा यानी हरिदत्त शर्मणः, और उनकी बुक है लसल लतिका। ये जो लसल लतिका है ये इनकी पुस्तक है, या बोल सकते हैं हम काव्य संग्रह है। क्या है ये? काव्य संग्रह यानी कविताओं का संग्रह है, छोटे छोटे गीत लिखे हुए हैं। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमने हरिदत्त शर्मा जी की एक इमेज लगाई है, रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। तो यहाँ पे दो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि पहला कि शुचि पर्यावरणस्य रचयिता नाम किम अस्ति, शुचि पर्यावरण कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो उत्तर होगा आपका हरिदत्त शर्मणः। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि शुचि पर्यावरण गीतस्य रचयिता कः, यानी वही प्रश्न घुमा के पूछा है तो उत्तर होगा हरिदत्त शर्मणः। और तीसरा प्रश्न ये बनता है कि शुचि पर्यावरण कस्य रचना संग्रहात संकलितो अस्ति, शुचि पर्यावरण कौन से रचना संग्रह से लिया गया है? उसका आंसर होगा लसल लतिका। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं। पहला है हरिदत्त शर्मा, रचयिता का नाम है, और रचना संग्रह का नाम है लसल लतिका। देखिए हरिदत्त शर्मा जी एक बहुत ही महान संस्कृत के कवि रह चुके हैं, जिन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिन्होंने संस्कृत में रचना करके हमारे देश का नाम रोशन किया है। अत्र यहाँ कवि महानगराणाम, महानगरों के यंत्राधिक्येन, यहाँ पे एक शब्द आया है देखिए, यंत्र प्लस अधिक्येन। यंत्र यानी मशीनें यानी टूल्स, जिनका आप प्रतिदिन प्रयोग करते हैं और इन पर हमारा जीवन भी निर्भर हो गया है। यंत्र इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि प्रतिदिन हमारी ज़रूरतों का हिस्सा बन गए हैं, और इसके कारण प्रवर्धित बढ़ रहा है प्रदूषणों अपि, प्रदूषण के ऊपर। ठीक है, ये यंत्रों की अधिकता हो गई है और इन यंत्रों के प्रयोग से लगातार क्या बढ़ता जा रहा है? पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस विषय पर चिंतित मना चिंतामान दृश्यते दिखाई देते हैं। हरिदत्त शर्मा जी को इसकी बड़ी चिंता है, इसकी बड़ी ही इनको चिंता हो रही है कि प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। सह कथ्यति, वह कहते हैं। देखिए संस्कृत में वह के लिए भी 3 शब्द हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि यह के लिए 3 शब्द हैं, अयम, इयम और इदम। सिमिलरली वह पुल्लिंग में अगर होगा तो उसे सह से पुकारा जाएगा, स्त्रीलिंग अगर शब्द जुड़ा है पीछे तो सा कहा जाएगा, और नपुंसक लिंग अगर शब्द जुड़ा है तो वह के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सह, क्योंकि हरिदत्त शर्मा जी पुल्लिंग है इसीलिए यहाँ पे सह का प्रयोग किया गया है। वह कहते हैं यद कि इदम यानी यह। अब देखिए यहाँ पे इदम शब्द का प्रयोग किया गया, मैंने आपको ऊपर बताया था, क्योंकि ये लोह चक्र शब्द भी जो है नपुंसक लिंग है। वह कहते हैं कि यह लोह चक्र, लोहे का चक्र, शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति। ये लोहे का चक्र, एक लोहे के पहिए में हम मतलब लोहे के चक्र में हमारा जीवन फंस गया है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं अधिकाधिक लोहे से बनी हुई है, लोह सभ्यता बन गई है, पत्थर की सभ्यता बन गई है। गाड़ियों में जिसमें बैठते हैं वो भी मेटल और लोहे के प्रयोग से बनती है, मशीनें अधिकतर लोहे से बनती है। तो लोहे के चक्र में हमारा शरीर भी फंस गया है, और मनश्च मन भी शोषकम सुखा रहा है। ये एक लोहे का चक्र ऐसा है जो हमारे जीवन में सुखा रहा है, नीरसता ला रहा है। अस्माद एव, और अस्मात एव यानी इसी कारण से वायुमंडलम मलिनम भवति। वायुमंडल मलिनम, मलिनम शब्द का अर्थ हमें पता ही है। मलिनम का अर्थ क्या होता है? मैला या प्रदूषित। और इस लोहे के चक्र में फंस जाने के कारण हमारा शरीर और मन भी सूख रहा है और वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात्
कवि जो है वो महानगर के जीवन से सुदूरम, दूरी, बहुत दूरी पर, नदी, निर्झर, नदी तो आप जानते ही हैं नदी होती है, निर्झर का अर्थ होता है संस्कृत में झरने को निर्झर कहा जाता है। तो कवि क्या कहता है कि इस महानगर से बहुत दूर जहां नदी हो, जहां झरना हो, जहां वृक्ष समूहम यानी पेड़ों का समूह हो, पेड़ों का क्या हो, समूह, यानी एक दो पेड़ नहीं हो। जैसे महानगरों में तो हम देखते हैं कि लगे हुए पेड़ काट दिए जाते हैं, और ग्रामीण शैली में अगर हम देखते हैं तो वहां बहुत सारे पेड़ हमें नजर आते हैं। उस स्थान पे जहां वृक्षों का समूह हो, बहुत सारे पेड़ हो, लता कुंजम, ऐसे वन प्रदेश जहां बहुत सारी लताएं हैं। लता को हम इजी लैंग्वेज में लता को बेल कह सकते हैं, जो पेड़ से लिपटी रहती है। पक्षी कुल यानी पक्षियों का समूह, कुल का अर्थ होता है समूह। कलरव यानी उनकी आवाज से, ध्वनि से। कुजित यानी कुजित यानी उनकी आवाज से गूंज रहा है। वन प्रदेशम, वन प्रदेश, प्रतिगमनाय की तरफ जाने की अभिलषति, इच्छा करते हैं। तो देखिए इस पाठ परिचय में हरिदत्त शर्मा जी ने हमें समझाया कि वो किस प्रकार से महानगर के जीवन से बहुत ही चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, और वो चाहते हैं कि उनका जीवन वन प्रदेश में जहां बहुत सारे पेड़ हो, हरियाली हो, नदी हो, झरने हो, पक्षियों का समूह जो है कुजित हो, ऐसा वन प्रदेश में वो जाना चाहते हैं। चलिए हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित किया गया है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता, यांत्रिक बहुलता शब्द का अर्थ मैंने आपको समझाया। यांत्रिक बहुलता का अर्थ है मशीनों की मेजॉरिटी, बहुत ज्यादा मशीनें बढ़ गई है, लगातार मशीनें बढ़ गई है। इससे बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र, ये जो मशीनें हैं सब किसकी बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है। तो ये एक लोहे का क्या माना गया है, कवि की कल्पना अनुसार एक लोहे का चक्र है जो तन और मन का शोषक है, जो तन और मन दोनों को शोषित कर रहा है, सुखा रहा है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों ही मलिन हो गए हैं। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मतलब मलिन यानी मैली हो गई है, प्रदूषित हो गई। एक तो वायुमंडल हमारे चारों तरफ का, और एक भूमंडल यानी धरती। कभी महानगरीय जीवन से दूर, नदी निर्जर यानी जहां झरने हो, जहां नदियां हो, वृक्ष समूह हो, पेड़ों का समूह हो, लता कुंज हो, पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। देखिए एक एक शब्द को समझेंगे, कौन सी संधि हुई है, कौन सा समास हुआ है, शब्द का अर्थ क्या है। अगर ये सब हम जान लेंगे तो एक बार में ही हमारा कोर्स जो है डिटेल में स्टडी करने से क्या होता है कि एक बार के अंदर ही सारा काम निपट जाता है, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। दुर्वहम अत्र, तो पहला शब्द है दुर्वहम प्लस अत्र। यहां दो शब्द जुड़े हुए हैं। संस्कृत में ऐसा होता है कि एक शब्द के अंदर कई बार दो तीन शब्द जोड़ दिए जाते हैं, और उस कारण से या तो वहां संधि हो जाती है या संयोग हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। देखिए दुर्वहम का म हलंत था। देखिए संस्कृत में जो टेढ़ी लकीर होती है किसी भी व्यंजन के नीचे, ये हलंत कहलाती है। और इस हलंत का अर्थ ये होता है कि ये जो व्यंजन आपको दिखाई दे रहा है म, इसके अंदर स्वर की अनुपस्थिति है, यानी स्वर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो एक ऐसा ईश्वर ने हमारे कंठ में वरदान दिया है कि जब हम म बोलते हैं तो म के अंदर अ जो है वो वैसे ही प्रोनाउंस हो जाता है, उच्चरित हो जाता है। तो लिखते समय हम बता सकते हैं कि म हलंत है, यानी म में स्वर नहीं है। जोड़ते समय अब क्या होगा, म के पीछे अ विराजमान है तो म में अ मिल जाएगा और पूरा म बन जाएगा, और यहां पे शब्द बनेगा दुर्वहमत्र। ठीक है, दुर्वहम का अर्थ होता है मुश्किल है, मुश्किल है। अत्र यानी यहां, अत्र यानी यहां, मुश्किल है यहां। जीवित, जीवित का अर्थ होता है जीवन या जीवित। जातम यानी रहना, मुश्किल है यहां जीवित रहना। ठीक है। प्रकृति रेव
यानी यहाँ पे भी एक शब्द है जिसके अंदर दो शब्द छिपे हुए हैं। प्रकृति रेव शब्द के दो टुकड़े क्या होंगे? पहला होगा प्रकृति ही, दूसरा होगा एव। यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग किया गया है जो ऋत्व विसर्ग संधि को बताता है। प्रकृति रेव, प्रकृति की ही, एव का अर्थ क्या होता है? ही। प्रकृति ही शरणम यानी एकमात्र शरण है, एकमात्र उपाय है। यहां जीवित रहना मुश्किल हो गया है, प्रकृति ही शरण है। इसका अर्थ ये हुआ, कवि का भाव ये है कि यहाँ यानी महानगरों में जीवित रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज के समय में महानगरों में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। प्रकृति एकमात्र उपाय है जहां जाके हम अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। और शुचि पर्यावरणम, इसीलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण लेनी चाहिए। पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अब देखिए कहाँ की बात थी, उसका नाम आ गया। महानगर मध्य, महानगरों में, मध्य यानी महानगरों में, महानगरों के बीच में। चलद अनिशम, यहां पे भी दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलद, चलत प्लस अनिशम यानी चलता रहता है। अनिशम का अर्थ होता है रात दिन, चलता रहता है। महानगरों में चलता रहता है रात दिन। क्या चलता रहता है? कालायास चक्रम, मैंने आपको बताया था, कालायास प्लस चक्रम। कालायास यानी काले लोहे का, लोहे का, चक्रम यानी चक्र या पहिया। महानगरों में रात दिन क्या चलता रहता है? काले लोहे का पहिया। मनः शोषयत, चलता कैसे रहता है? मैंने आपको समझाया कि हम पूरे यंत्रों में फंसे हुए हैं और ये सारे ही यंत्र लोहे के बने हुए हैं। मनः शोषयत, ये जो काले लोहे का चक्र है ये मन को शोषयत यानी सुखाता है, मन का शोषण करता है। तनु यानी शरीर को, पेशयद यानी पीसता है। पेशयद शब्द का अर्थ क्या होता है? पीसता है। मन को सुखाता है, तन को पीसता है। पीसता यानी तन को बुरी बुरी बीमारियां दे रहा है, कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है। और भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति यानी घूमता है, चलता है। सदा वक्रम हमेशा टेढ़ा चलता है। जैसा आपने देखा होगा कि वाहनों से निकलने वाला धुआं हमेशा कैसा चलता है? टेढ़ा चलता है। उसी प्रकार से ये जो चक्र है, काले लोहे का जो चक्र है, ये भी हमेशा टेढ़ी चाल ही चलता है। यानी मनुष्य को अलग अलग प्रकार से दुख देने की कोशिश करता है। मन को उदास कर देता है, नीरस कर देता है, तन को बहुत सारी बीमारियां दे देता है, कष्ट दे देता है। और आगे इसी की विशेषता बताई गई है। दुर्दांते दशने रमुना, यहां पे देखिए तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला शब्द है दुर्दांते है, फिर है दशने प्लस अमुना। देखिए यहां दुर्दांते यानी बुरे दांतों वाले, बुरे दांतों वाले। दशने यानी राक्षस की तरह, अमुना यानी यह। तो कवि की एक कल्पना है कि कवि ने इस काले लोहे के चक्र को, धुएं को, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले धुएं को एक इमेजिनेशन की है कि ये एक बुरे दांतों वाला राक्षस है। जिस प्रकार से आपने बचपन में कहानियां सुनी होगी कि राक्षस कैसा होता है, जिसके दांत निकले हुए होते हैं, काले रंग का होता है, ऐसे यूं दांत तीखे तीखे होते हैं और उसका मुंह बड़ा सा होता है। कवि की ये कल्पना है कि कवि ने इस लोहे के चक्र को क्या कल्पना दी है? बुरे दांतों वाले राक्षस की तरह यह स्यान्नेव। स्यान्नेव का अर्थ क्या होता है? स्यात प्लस न प्लस एव। स्यात यानी होवे, न एव का अर्थ होता है ही। नहीं होवे, क्या नहीं होवे? जनग्रसनम, जनता को निगल ना लेवे। जनग्रसनम शब्द का अर्थ होता है निगलना। ग्रसनम का अर्थ क्या होता है? जनता को निगलना। निगलना शब्द है। आप कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि शिकार को पूरा निगल लेते हैं। राक्षस क्या करेगा?
जनता को पूरा निगल लेगा। कैसे निगल लेगा? जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया गया कि ये मन का भी शोषण कर रहा है, तन को भी पीस रहा है। बुरे दांतों वाले राक्षस की तरह एक इमेजिनेशन की गई है, कवि की कल्पना की गई है कि बुरे दांतों वाले राक्षस की तरह यह पर्यावरण का जो प्रदूषण है ये क्या करेगा? जनता को निगल लेगा। श्याम नेव ऐसा न हो, ऐसी कवि की कामना है। और अंत में वापस शुचि पर्यावरणम को बता करके कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें इन सब जगहों से छोड़ करके हमें कहाँ जाना चाहिए? शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए, या फिर हम जहां रह रहे हैं उस पर्यावरण को हमें शुद्ध बनाना चाहिए। अन्वय देख लेते हैं। अन्वय क्या होता है पहले उसको हम समझ लेते हैं। अन्वय का अर्थ क्या होता है? अनु प्लस अयः। अन्वय शब्द का अर्थ होता है कि संस्कृत की जो कविता है, संस्कृत का जो श्लोक है, जो गीत है, उसे हिंदी में अनुवाद के अनुसार कर्ता कर्म और क्रिया के अनुसार लगाना। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? कर्ता, फिर क्या आना चाहिए? कर्म, और अंत में क्या आनी चाहिए? क्रिया। तो ये जो अब सीरीज है, जैसे हम बोलते हैं कि मैं पाठ पढ़ता हूं, ये एक लाइन है जिसको मैं इजीली समझ पा रही हूं, ये अन्वय है। ठीक है, अहम पाठम पठामी संस्कृत में बनता है। जबकि अगर मैं इसको घुमा दूं तो पठामी अहम पाठा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा श्लोक के रूप में आ जाएगा। तो वही कार्य जो है श्लोकों में किया गया होता है। शब्दों को आगे पीछे, कर्ता कर्म को आगे पीछे रख करके क्रम चेंज कर दिया जाता है। अन्वय करते समय हम इसको कर्ता को पहले रखेंगे, कर्म को बाद में और क्रिया को अंत में। तो देखिए, हमने देखा था दुर्वहम अत्र, तो अत्र अलग कर दिया, अत्र यानी यहां, जीवितम यानी जीवित रहना, दुर्वहम जातम यानी मुश्किल हो गया है। जैसा कि एक लाइन के अनुसार प्रकृति ही एव शरणम, एकमात्र प्रकृति ही शरण है, उपाय है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करने की जरूरत है। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, कालायास चक्रम अनिशम चलत, चलत क्रिया है, देख लीजिए क्रिया है ना, चलत, चलत यानी चलना। संस्कृत में चलत होता है, हिंदी में चलना। तो महानगरों के बीच में रात दिन काले धुएं का चक्र चलता है। मनः शोषयत तनु पेशयत, पेशयत यानी पीसता है, मन को सुखाता है, तन को पीसता है। सदा वक्रम भ्रमति, अब भ्रमति बताइए, ये भी क्या है? क्रिया है। आपको अगर कुछ समझ ना आए तो भी क्रिया को अगर अंत में रख दिया गया है तो भी अन्वय का कार्य पूरा हो जाएगा। अमुना दुर्दांते दशने जनग्रसनम न एव स्यात्, यह बुरे दांतों वाले राक्षस की तरह जनता का नाश ना करे, ऐसी कवि की कामना है। स्यात् यानी होवे, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। स्यात् का अर्थ क्या होता है? होवे। तो होना भी क्या है? क्रिया है। तो ये भी एक क्रिया है। इस हिसाब से ये अन्वय पूरा हो गया। परीक्षा में आता है, बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो देख लेते हैं शब्दार्थ कौन से आए हैं। दुर्वहम यानी कठिन, शुचि यानी पवित्र या शुद्ध, चलत यानी चलते हुए, अनिशम रात दिन, तनु यानी शरीर को, दुर्दांत यानी कठोर या भयानक, स्यात् यानी होवे, जीवितम यानी जीवन, जातम यानी हो गया है, महानगर मध्य यानी महानगर के बीच में, कालायास चक्रम यानी काले लोहे का पहिया, मनः यानी मन को, शोषियत यानी सुखाते हुए, प्रेषियत यानी पीसते हुए, वक्रम यानी टेढ़ा, दशने यानी दांतों से, अमुना यानी इसके द्वारा, जनग्रसनम यानी जनता का नाश। चलिए हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं एक बार। यहां जीवित रहना कठिन हो गया है, अब प्रकृति की ही शरण है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय यानी ठिकाना है, जहां पे हम रह सकते हैं, जहां हमारा जीवित रहना मुश्किल नहीं होगा। महानगरों के बीच रात दिन काले लोहे का पहिया यानी चक्का चल रहा है, जो मन को क्या कर रहा है? सुखा रहा है, और शरीर को क्या कर रहा है? पीस रहा है, और हमेशा टेढ़ा चलता रहता है। इसके द्वारा अपने कठोर भयानक दांतों से जनता का नाश न हो, इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। चलिए इस श्लोक में आए संधि विच्छेद समास आदि सभी कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न बनता है वो इसी प्रकार से बनता है। ग्रामेटिकल पोर्शन साथ में करना जरूरी है, अंत में अगर अलग से एक बार में ही करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो शब्द ही हमें समझ नहीं आएगा। यहाँ शब्दों के अर्थ भी समझ चुके हैं, इसीलिए काम जल्दी हो जाएगा और बहुत ईजी है। जिन बच्चों को ये मुश्किल लगता है वो आराम से देखें। देखिए पहला शब्द है दुर्वहम। दुर्वहम शब्द के अंदर अब आप ध्यान रखें कि जब भी र की मात्रा ऊपर होती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा गर्व या मैंने लिखा पर्व, ठीक है, तो ये गर्व और पर्व
ये जो ऊपर र की मात्रा लगाई गई है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये र हलंत है। हलंत है यानी ये र कैसा है? आधा र है, माने इस र के अंदर अ की मात्रा का अभाव है। तो देखिए यहाँ पे भी दुर्वहम शब्द में आपको एक ऊपर आधा र दिखाई दे रहा है, और आधा र हमेशा आपको याद रखना है कि विसर्ग के स्थान पे ही उसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे जब विसर्ग के स्थान पे र का निर्माण हो रहा है तो उसे कहा जाता है रूत्व विसर्ग संधि। यहाँ देखते हैं संधि विच्छेद में क्या हुआ है, दुहु प्लस वहम। तो यहाँ जो विसर्ग था वो ऊपर चढ़ के आधे र में परिवर्तित हो गया, तो रूत्व विसर्ग संधि बन गई। याद रखें, विसर्ग के स्थान पे बनने वाला र रूत्व विसर्ग संधि कहलाता है। संधि विच्छेद भी याद रखना है, संधि का नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये आधे आधे नंबर के प्रश्न होते हैं, मिलकर के पूरा 1 नंबर मिल जाता है। थोड़े से अभ्यास से आसानी आ जाएगी। अगला देखिए, प्रकृति ही प्लस एव। यहाँ पे भी विसर्ग आपको नजर आ रहा होगा। ये जो 2 बिंदी है इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा, 10वीं क्लास तक आते आते हम इतना तो जान ही लेते हैं। तो प्रकृति ही प्लस एव, यहाँ पे देखिए प्रकृति रेव। रेव के अंदर आपको र दिखाई दे रहा है, वो आधा ही था, क्योंकि पीछे एक ही मात्रा में मिलकर रे बन गया। र में जब ए मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रे ही तो बनेगा। तो ये जो र है ये विसर्ग के स्थान पे निर्माण हुआ है, और विसर्ग के स्थान पे र बनने के कारण नाम है रूत्व विसर्ग संधि। आगे देखेंगे, परि प्लस आवरणम। ये तो सभी ने बचपन से पढ़ा है। परि प्लस आवरण शब्द मिलकर के बनता है पर्यावरणम, और ये यण संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे ई की मात्रा के स्थान पे य का प्रयोग किया गया है। सेपरेट वीडियो में हम आराम से पढ़ लेंगे अगर किसी को संधि में दिक्कत है तो, लेकिन साथ करना बहुत जरूरी है। चलत अनिशम, चलत प्लस अनिशम। यहाँ देखिए द दिखाई दे रहा है और संधि विच्छेद में हमने त किया है। तो ऐसा कार्य जब भी त के स्थान पे द आता है तो हम जशत्व नाम उसे दे सकते हैं। कालायास चक्रम, काल प्लस आयास चक्रम। काल यानी काले रंग का, आयास यानी लोहे का चक्र। तो अ और आ मिल करके आ की मात्रा का निर्माण करते हैं। तो जिस भी शब्द के बीच में आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ या संस्कृत अनुसार डबल री दिखाई देता है, ये 4 मात्राएं जहां दिखाई देती है, बिना सोचे समझे आप उसका नाम क्या डाल सकते हैं? दीर्घ संधि डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दीर्घ संधि है। प्रेषयत प्लस भ्रमति, प्रेषयत भ्रमति, यहाँ पे भी जशत्व संधि का प्रयोग किया गया है। दुर्दांते दर्शने रमुना, यहाँ पे देखिए दुर्दांते, दांते के ऊपर भी र की मात्रा है। दशने, यहाँ पे भी र की मात्रा है, यहाँ पे भी र की मात्रा है। तो यहाँ देखिए दुहु प्लस दांते प्लस दशने प्लस अमुना, यहाँ पे र पूरा दिखाई दे रहा है जो अ से मिलकर बन गया। यानी यहाँ 3 जगह विसर्ग है और तीनों स्थानों पर विसर्ग की जगह पे र का प्रयोग किया गया है, जो रूत्व विसर्ग संधि कहलाता है। आगे देखते हैं, स्यान्नेव, स्यात प्लस न प्लस एव, जहां एक न हो संधि विच्छेद में और संधि करते समय डबल न बन जाता है, उसे संस्कृत में नत्व संधि का उदाहरण माना जाता है। नत्व संधि बड़ी इजी है, जहां पे भी डबल न, देखिए स्यान्नेव शब्द के अंदर आपको 2 न दिखाई दे रहे हैं। समास विग्रह देख लेते हैं कौन से आए हैं। शुचि पर्यावरणम, शुचि च तत् पर्यावरणम कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास में हमेशा एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। यहाँ पे देखिए पर्यावरण, शुचि पर्यावरण, शुचि यानी शुद्ध, पर्यावरण यानी प्राकृतिक आवरण। तो पर्यावरण की विशेषता है कि वो कैसा है? शुद्ध है। एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताने से ये कर्मधारय समास का उदाहरण बनता है। पर्यावरणम शब्द का समास विग्रह करते हैं, परितः आवरणोति इति। परितः यानी चारों तरफ से, आवरणोति यानी ढक लेता है, जो वो क्या कहलाता है? उपपद तत्पुरुष समास है। यहाँ पे महानगर मध्य, महानगराणाम मध्य षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। अनिशम न निशम। अब देखिए आप, जहां पे भी समास में अ हो और समास विग्रह में न हो, उसे नय तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाता है, यानी वो मना करने वाला है। अनिशम यानी जो निशा नहीं है, जो रात नहीं है, इसे दिन भी कहते हैं। अनिशम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? दिन। निशम, निशा का अर्थ तो आपको पता है ना, रात। निशा का अर्थ होता है रात, और अनिशम जो रात नहीं है तो ऑब्वियसली वो दिन होगा। कालायास चक्रम, कालायासस्य चक्रम षष्ठी तत्पुरुष समास है।
दुर्दांते दशने, दुर्दांत दशने कर्मधारय समास का उदाहरण है, क्योंकि दशने यानी दांतों वाले, ठीक है, राक्षस की तरह। जनग्रसनम, जनानाम ग्रसनम षष्ठी तत्पुरुष समास है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है समास विग्रह में। प्रकृति प्रत्यय कौन से आए हैं, यानी प्रत्ययों का कौन सा प्रयोग किया गया है, तो देखते हैं शॉर्ट के अंदर प्रत्यय कैसे हो सकते हैं। जीवितम शब्द के अंदर जो तम शब्द बना है वो कत प्रत्यय है, ये कत प्रत्यय है, और इसमें से बचता है त या ता या तम। और ये तीनों शब्द कैसे बनते हैं, अगर पुल्लिंग शब्द है तो तह जोड़ना है, स्त्रीलिंग है तो ता, और नपुंसक लिंग शब्द है तो तम जोड़ना है। यहाँ पे आपको तम नजर आ रहा है, यानी ये जो जीवितम शब्द है ये किसका है, ये नपुंसक लिंग का शब्द है। यहाँ पे भी हमको तम दिखाई दे रहा है जातम में, तो यहाँ पे जन धातु है और कत प्रत्यय है। चलत, चल प्लस क्षत्री, क्षत्री में से क्या बचता है, अन या अंति या अत। देख लिए अकॉर्डिंगली जोड़े जाते हैं, वही पुल्लिंग हो तो अन, स्त्रीलिंग हो तो अंति, और नपुंसक लिंग हो तो अत। यहाँ चलत में आपको अत दिखाई दे रहा है, ये क्षत्रि प्रत्यय के कारण आया, यानी ये शब्द भी नपुंसक लिंग का है। शोषयत, वापस आप देख सकते हैं कि शुष धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है क्योंकि अंत में अत आया है। पेशयद, यहाँ पे पिश धातु है और क्षत्रि प्रत्यय क्योंकि अंत में अत आया है। तो प्रत्यय के लिए भी मैं आपको बहुत शॉर्ट सी ट्रिक बता दूंगी, एक अलग सेपरेट वीडियो बना के, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी साथ साथ मैं बताती जा रही हूँ। अव्यय पद कौन से आए हैं, परीक्षा में अव्यय का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अव्यय शब्द दिए जाते हैं और उससे आपको संस्कृत में वाक्य रचना करनी होती है। तो देख लेते हैं हम यहाँ अत्र, अत्र का अर्थ मैंने आपको बताया था, अत्र का अर्थ क्या होता है, यहाँ। तो अब इसको लेकर के आपको एक वाक्य बनाना है। अत्र भारते शांति भवेत, यहाँ भारत में शांति हो, ऐसी हमारी कामना है। सदा का अर्थ आप सभी को पता है, सदा का अर्थ होता है हमेशा। सदा सत्यमेव वदेत, यानी हमेशा सत्य बोलो। एव का अर्थ होता है ही, एव का अर्थ क्या होता है, ही। स्व मम एव बंधु असि, वह मेरा भाई है। विपर्य शब्द यानी विलोम शब्द कौन से आए हैं श्लोक के अंदर, हम देख लेते हैं। विलोम को विपर्य कहते हैं संस्कृत में। सुवहम यानी आसान है, दुर्वहम यानी मुश्किल है। तो आसान को ऑपोजिट हो गया मुश्किल। अजीवितम यानी मरा हुआ, इसका विलोम शब्द होगा जीवितम। अशुद्धम का शुद्धम यानी शुचि। अवक्रम का वक्रम। कदाचित यानी कभी कभी। सदा यानी हमेशा। सरले का कठिने। चलिए, एक इमेज आपको नजर आ रही होगी। ये इमेज हमें बताती है कि पर्यावरण कितना अशुद्ध हो गया है। चारों तरफ से धुआं निकल रहा है, पृथ्वी बड़ी प्रदूषित हो गई है, ऊपर से एरोप्लेन उड़ रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, फैक्ट्रियों का धुआं छोड़ रहा है, गाड़ियां जो चलती है वो भी धुआं छोड़ रही है, और जो जहाज पानी में चल रहे हैं वो भी प्रदूषण कर रहे हैं, यानी धरती बड़ी ही प्रदूषित हो गई है। और इसी प्रकार का हमारा दूसरा श्लोक है जो हम पढ़ लेते हैं। कंजल मलिनम, कज्जल मलिनम, कज्जल कहते हैं काजल को, और मलिनम शब्द का अर्थ मैंने आपको ऊपर बताया था। कज्जल का अर्थ होता है काजल, मलिनम का अर्थ होता है मैला। मलिनम का अर्थ क्या होता है, मैला, या क्या बोल सकते हो, काला। काजल के जैसा काला। धूमम यानी धुआं। मुंचती यानी छोड़ती है। शत शकटियानम, शत का अर्थ क्या होता है, सैकड़ों। शत का अर्थ क्या होता है, सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ। और शकटियानम, शकटियानम, शकटियानम का अर्थ होता है मोटर गाड़ियां। ये आपको याद रखना है कि शकटियानम शब्द का अर्थ क्या होता है, मोटर गाड़ियां। तो सैकड़ों मोटर गाड़ियां धुआं छोड़ रही है, लेकिन उस धुएं की भी विशेषता है कि वो कितना मैला है, कितना काला है, जितना काला काजल होता है। तो कंजल मलिनम धूमम मुंचती, काजल के समान मैला, धुआं छोड़ती है सैकड़ों मोटर गाड़ियां। दूसरी लाइन, वाष्पयान माला संधावंती। अब ये वाष्पयान माला क्या है, वाष्पयान माला दो शब्द हैं। वाष्पयान यानी धुआं, वाष्प छोड़ने वाली, उसे क्या कहते हैं, रेलगाड़ी। माला यानी पंक्तियां, एक के बाद एक रेलगाड़ियां। जैसा कि बिग सिटीज में हम देखते हैं कि लोकल ट्रेन मतलब धड़ाधड़ चली जा रही है, और एक्सप्रेस ट्रेन चली जा रही है, और
मेट्रो ट्रेन चली जा रही है लगातार धड़ाधड़ धड़ाधड़, ये जितनी भी गाड़ियां हैं ये सब क्या छोड़ रही है, ये सब धुआं छोड़ रही है। वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियों की पंक्तियां संधावंती यानी दौड़ रही है। संधावंती का अर्थ क्या होता है? दौड़ रही है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो बच्चे महानगरों में रहते हैं उन्होंने रात दिन प्रत्यक्ष देखा है। और वितरंती, वो दौड़ तो रही है, साथ साथ में वितरंती यानी फैला रही है। वितरंती का अर्थ क्या होता है? फैला रही है। और क्या फैला रही है भाई? वाष्पयान माला है तो धुआं तो फैलाएगी, उसके अलावा क्या फैला रही है? ध्वानम, यहां पे लिखा है ध्वानम यानी शोर फैला रही है। आप देखेंगे रेलगाड़ियों की आवाज कितनी तेज होती है, उनके हॉर्न्स कितने तेज होते हैं। तो इससे एक और प्रदूषण की बात की गई है कवि के द्वारा, जिसका नाम है ध्वनि प्रदूषण। देखिए, हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ लिया कि काजल के जैसा काला धुआं छोड़ती है सैकड़ों मोटर गाड़ियां यानी धूम्र प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण। और दूसरी लाइन में हमने ध्वनि प्रदूषण की बात की कि रेलगाड़ियां भागी जा रही है इधर से उधर तेजी से, और साथ साथ में क्या फैला रही है? शोर। और क्या कहा गया है? याना नाम यानी गाड़ियों की यानी व्हीकल्स की, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। पंक्तियों यानी कतारें यानी अनंत, लाइनें, हानंता पार करना, कठिनम मुश्किल, संसरणम हो गया है। और गाड़ियों की इतनी लाइनें, कतारें हैं कि आपको रोड क्रॉस करना है, यहां से लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना है, राइट से लेफ्ट में आना है, आपको सड़क पार करनी है, उसके लिए भी आपको बहुत वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ट्रैफिक जाम होता है, बहुत सारी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें रहती है। तो महानगरों में कैसी विकट स्थिति है इसका कवि ने साक्षात वर्णन किया है। और अंत में कवि कहता है शुचि पर्यावरणम यानी हमें किस तरफ जाना चाहिए? शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। चलिए हम इसका अन्वय कर लेते हैं। शतशक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, कंजल मलिनम काजल के समान मैला, धूमम मुंचती, मुंचती क्या थी हमारी? क्रिया। अन्वय करते समय हमें क्रिया को अंत में लाना है। धूमम मुंचती यानी धुआं छोड़ती है, तो क्रिया अंत में आ गई मुंचती, है ना। वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियों की पंक्तियां, ध्वानम वितरंती शोर मचाती हुई, संधावंती दौड़ती रहती है, याना नाम गाड़ियों की, अनंता पंक्तियां, अनंता, अनंता यानी जिसका अंत ही नहीं है, लंबी लंबी कतारें हैं, लगातार एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक लगातार गाड़ियों की कतारें, पंक्तयः लाइनें, ही निश्चित रूप से, संसरणम पार करना कठिन लगता है। देख लेते हैं इसके शब्दार्थ क्या है। शब्दार्थ में हमें बता रहे हैं कंजल मलिनम यानी काजल की तरह काला, मुंचती छोड़ती है, शतशक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्तियां, वितरंती फैलाती हुई, पंक्तया फैलाती हुई, कठिनम कठिन, धुआं धुएं को, याना नाम गाड़ियों की, संधावती दौड़ती है, ध्वानम यानी शोर, ही निश्चित रूप से, अनंता यानी अनगिनत है, संसरणम यानी चलना। चलिए हिंदी अनुवाद देख लेते हैं इसी श्लोक का। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह मैले काले धुएं को छोड़ रही है, अनेकानेक रेलगाड़ियां चारों ओर शोर करती हुई दौड़ रही है। हमें आसानी से समझ में आ गया, गाड़ियों की पंक्तियां अनंत है, जो व्हीकल्स हैं, जिससे चलना कठिन हो गया है, इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। एकमात्र शुद्ध पर्यावरण है जहां पे ये सारी विकट परिस्थितियां नहीं होगी, मुश्किल परिस्थितियां नहीं होगी, इसीलिए वही हमारी शरण है। चलिए इसी श्लोक में आए हुए संधि विच्छेद देख लेते हैं। धूमम मुंचती, आप देखेंगे कि जहां पे भी म के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है उसका नाम ही पड़ जाता है अनुस्वार संधि। ये जो आप ऊपर बिंदी लगाते हैं इसे अनुस्वार कहते हैं। तो यहाँ देखिए धूमम के ऊपर बिंदी लगी है और संधि विच्छेद में म हलंत लिखा है, यानी इस म हलंत के स्थान पे हमने उस बिंदी का यानी अनुस्वार का प्रयोग किया, इसी कारण इस संधि का नाम पड़ गया अनुस्वार संधि। दूसरे उदाहरण में भी यही कार्य हुआ। देखिए संधावंती में आपको ऊपर अनुस्वार नजर आ रहा है और संधि विच्छेद में लिखा है सम प्लस धावती, सम उपसर्ग है और इसके अंदर जो म हलंत था वो अनुस्वार बन गया, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? अनुस्वार संधि। बड़ी इजी संधियां हैं, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और परीक्षा में इन्हीं में से एक पूछी जाती है। परीक्षा में आप ध्यान रखें, आपके जो श्लोक है, आपका जो पाठ है, उसके अंदर से ही संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय,
पर्यायवाची विलोम शब्दों के क्वेश्चन आएंगे, एक भी शब्द आपकी परीक्षा के पेपर में जो छपा रहता है वो बुक से बाहर का नहीं होता। 100 या 110 या 108 पेज की जो किताब है, अगर हमने उसको एक एक अक्षर को अच्छे से पढ़ लिया, 100 में से 100 नंबर लाने से कोई माइका लाल हमें रोक नहीं सकता। चलिए पढ़ते हैं 100 में से 100 नंबर लाने के लिए। याना नाम पंक्तया, यहाँ पे देखिए याना नाम ऊपर बिंदी लगी थी और यहाँ म था, तो पहले स्थान पे कौन सी संधि हुई है? अनुस्वार। और दूसरे स्थान पे देखिए पम प्लस कतयः, यहाँ अनुनासिक संधि हुई है, पीछे वाले वर्ण के अनुसार पे इसका चेंज हुआ है। देखिए पंक्तयो। अब एक और चीज आपको बताती हूं कि संस्कृत में विसर्ग को ओ की मात्रा से लिखा जा सकता है। ये जो ओ की मात्रा मैंने लिखी है, ये ओ की मात्रा विसर्ग के स्थान पे प्रयोग की जाती है। यहाँ देखिए पंक्तयो और यहाँ पंक्तयः, ये जो यह था ये यो बन गया और ऐसी संधि को कहते हैं ऊत्व विसर्ग संधि। अब देखिए ही प्लस अनंता बन गया हयनंता, तो ई के स्थान पे य जहां पे भी बनता है उसे क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। ठीक है, वापस देखिए यही आ गया है ही प्लस अनंता हयनंता, ह के अंदर य मिला हुआ है, हय बना है। ठीक है ना, हयनंता यण संधि का उदाहरण है। सम प्लस शरणम, कुछ नहीं हुआ है, म हलंत के स्थान पे बिंदी लग गई है जिसका नाम है अनुस्वार संधि। चलिए समास देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं। कंजल मलिनम, कंजलम इव मलिनम, तो कर्मधारय समास है। मैला तो कितना मैला, जितना मैला क्या होता है? काजल, तो ये विशेषण विशेष्य भाव है इसलिए कर्मधारय समास है। शत शकटी यानम, द्विगु समास में संख्या पूर्व होती है, यानी शत यानी सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ मोटर गाड़ियों की संख्या पहले दी हुई है, तो जहां पे भी संख्या होती है वहां द्विगु होता है। शतानाम शक्तियानम समाहारः। वाष्पयान माला, वाष्पयाना नाम माला षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति है। याना नाम पंक्तयः, याना पंक्तयः षष्ठी तत्पुरुष है। अनंता न अंता, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जहां पे समास के अंदर अ हो और समास विग्रह में न हो उसे नय तत्पुरुष कहते हैं, जिसमें नहीं का भाव होता है। अनंता यानी जिसका अंत नहीं है। प्रकृति प्रत्यय कौन से आए हैं देख लेते हैं। वितरंती, वी उपसर्ग है, त्रि धातु है, क्षत्रि प्रत्यय और गिप प्रत्यय। क्षत्रि प्रत्यय तो हमने ऊपर देखा था कि अन, अंति और अत जुड़ते हैं। गिप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय होता है जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना देता है। पंक्तयः पंग प्लस कित्न प्रत्यय है, यहाँ पे क्या बोलते हैं? कित्न प्रत्यय। ठीक है, अव्यय पद कौन सा है देख लेते हैं। अव्यय है ही, जिसका अर्थ होता है निश्चय ही, और इसका वाक्य बनेगा नगरेषु ही अनंतमी वाहनानि भवन्ति, यानी नगरों में बहुत सारे अनंत वाहन होते हैं। विपर्य यानी विलोम शब्द कौन सा है श्लोक में? मलिनम, जिसका अर्थ होता है मैला। उज्ज्वलम, जिसका अर्थ होता है उजला यानी बहुत ही प्रकाश वाला। वितरंती यानी फैलाती है। ग्रहणंती यानी ग्रहण करती है। मुंचती यानी छोड़ती है, और ग्रहणाती यानी ग्रहण करती है। ग्रहणंती और ग्रहणाती दोनों का अर्थ एक ही है, ग्रहण करना। कठिनम यानी मुश्किल, और विलोम शब्दों का सरलम यानी आसान। चलिए तीसरा नंबर श्लोक हम पढ़ते हैं। वायुमंडलम यानी वायुमंडल। भ्रशम, ये जो भ्रशम शब्द है इसे हमें याद रखना है क्योंकि सीबीएसई में, आरबीएसई में और सारे ही बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर ये शब्द बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। आपको याद रखना है, इसका अर्थ होता है अत्यधिक। भ्रशम का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक। वायुमंडल भ्रशम यानी अत्यधिक। दूषितम यानी प्रदूषित हो गया है। न यानी नहीं, निश्चित रूप से। ही का अर्थ क्या होता है? डेफिनेटली। ठीक है, ही का अर्थ होता है निश्चय। तो निश्चित रूप से। निर्मलम जलम, जल भी निर्मल नहीं रहा। निर्मल यानी शुद्ध। निर्मल का अर्थ क्या होता है? शुद्ध यानी बिना मल के। तो देखिए वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और जल भी निर्मल नहीं रहा। कुत्सित यानी बुरी, वस्तु यानी वस्तुएं, मिश्रितम यानी मिल गई है। तीन शब्द है, कुत्सित, वस्तु, मिश्रितम। भक्ष्यम यानी खाने योग्य पदार्थों में, बुरी बुरी वस्तुएं मिल गई है खाने योग्य पदार्थों में। आज हम जो भी चीजें खा रहे हैं उसमें से 99% चीजें जो है वो अशुद्ध है, बहुत कम ही शुद्ध रही है। इसीलिए आजकल एक नए फूड का प्रचलन हुआ है जिसका नाम है ऑर्गेनिक फूड, यानी शुद्ध भोजन, जिसके अंदर कोई भी प्रकार के
ये जो है नहीं मिलाए जाते पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो ये हम देखते हैं कि खाने योग्य पदार्थ है, बहुत बुरी बुरी वस्तुओं से मिल गई है। और समलम यानी मल युक्त, यानी गंदगी से युक्त, समलम इसका अर्थ क्या हो गया? गंदगी युक्त, यानी गंदगी से भर गया है क्या? धरातलम यानी धरती। तो देखिए पहली लाइन में वायुमंडल की बात की गई कि वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। दूसरी बात बताई गई जल की, तो पहले नंबर पे हमें देखा कि वायुमंडल खराब हुआ, दूसरा क्या खराब हुआ? जल खराब हुआ, तीसरा धरातल खराब हुआ, फिर करणीय बहिर अंतर जगती, तो कितना प्रदूषण हो गया? देखिए वायुमंडल से वायु प्रदूषण हो गया, जल से जल प्रदूषण हो गया, धरातल से धरती का यानी भूमि प्रदूषण हो गया। तो करणीय यानी करने योग्य है, करणीय क्री प्लस अनियर शब्द से बना है और अनियर एक प्रत्यय होता है। प्रत्यय यानी जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं हम? प्रत्यय। करणीय करने योग्य है, करने योग्य है, क्या करने योग्य है? बहिर अंतर जगती। यहां पे भी र 2 बार नजर आ रहा है तो 2 बार विसर्ग बनेगा, बही प्लस अंतः प्लस जगती, बही प्लस अंतः प्लस जगती। बही का अर्थ हो गया बाहर का और अंतः यानी अंदर का, जगत यानी दुनिया में। तू बहुत, बहु शुद्धिकरणम शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है, शुचि पर्यावरणम। चलिए अन्वय देख लेते हैं। वायुमंडल भ्रशम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। निर्मलम जलम ही न, निर्मल जल भी नहीं रहा। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खाने योग्य पदार्थों में बहुत बुरी वस्तुएं मिल गई है, बहुत बुरे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स मिल गए हैं। धरातलम समलम, धरातल भी मलयुक्त गंदा हो गया। बही अंतः जगती, बाहर का जगत यानी चारों तरफ का पर्यावरण, और अंदर का जगत यानी हमारे मन को भी। बहु यानी बहुत, शुद्धिकरणम शुद्धिकरण, तू करणीयम करने योग्य बातें हमारे पास पड़ी है, इसीलिए शुचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमें जाना चाहिए। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। भ्रशम यानी अत्यधिक, कुत्सित यानी गलत, बहु यानी बहुत, शुद्धिकरणम शुद्धता, दूषितम प्रदूषित, समलम मैली, भक्ष्यम खाने योग्य वस्तुएं, जगती संसार में, धरातलम धरती। हिंदी अनुवाद को एक बार पढ़ लेते हैं। आज वायुमंडल बहुत प्रदूषित हो गया है और जल यानी पानी भी शुद्ध नहीं रहा। खाने योग्य सारी वस्तुएं आज अशुद्ध यानी विषैली वस्तुओं से मिलावटी हो गई है। सारी धरती मैली हो गई है। इन सभी अशुद्धियों से मैल को दूर करके अंतर जगत अर्थात मन और बुद्धि को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। मन को शुद्ध करना चाहिए, पहले बाहर को, दुनिया को शुद्ध करने से पहले मन में ये भावना होनी चाहिए कि हमें शुद्ध पर्यावरण में रहना है, इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। चलिए संधि विच्छेद कौन से आए हैं? भक्ष्यम समलम एकदम इजी है, म के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग होने के कारण अनुस्वार संधि है। बही अंतर जगती मैंने आपको समझा दिया, 2 जगह विसर्ग थे, दोनों के स्थान पे र का प्रयोग किया गया और ऐसा क्या कहलाता है? बहिरंतर जगती। देखिए पहले वाले विसर्ग की जगह पे र बना जो पीछे अ से मिलकर बना, और दूसरे वाले विसर्ग के स्थान पे भी ज के ऊपर जो र है वो बना, ऋतु विसर्ग संधि। निर्मलम जलम, निर्मलम जलम कुछ भी नहीं हुआ है, म की जगह पे बिंदी लगी, अनुस्वार कहलाएगा। समलम धरातलम, समलम धरातलम अनुस्वार संधि का प्रयोग किया गया जो सबसे इजी होती है। समास विग्रह कौन से आए हैं? वायुमंडलम, वायोमंडलम, षष्ठी तत्पुरुष, वायु का मंडल, मंडल यानी आवरण। निर्मलम जलम, निर्मलम जलम कर्मधारय, क्योंकि एक शब्द जल की विशेषता है कि वो निर्मल है यानी शुद्ध है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सितेभ्यः वस्तुभ्यः मिश्रितम, दोनों जगह पे षष्ठी का प्रयोग किए जाने के कारण षष्ठी तत्पुरुष है। समलम मलेन सहितम, अव्ययी भाव समास के अंदर पहला शब्द एक उपसर्ग होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको स नजर आ रहा है। धरातलम धरायः तलम षष्ठी तत्पुरुष है क्योंकि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। शुद्धिकरणम शुद्धे करणाम षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? दूषितम, दूष प्लस कत, ठीक है। भक्ष्यम, भक्ष प्लस अनियर। अव्यय पद कौन से आए हैं? अव्यय आया है पहला भ्रशम यानी अत्यधिक, और इसका वाक्य बनेगा अधुनाम भ्रशम प्रदूषणम अस्ति, आजकल अत्यधिक प्रदूषण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अव्यय है जिस पर मैं स्टार लगा रही हूँ। वो शब्द और वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से,
बहवः जना प्रदूषणेन ही म्रियन्ते। म्रियन्ते यानी मर जाते। बहुत सारे लोग प्रदूषण के कारण मर जाते। देखिए बहुत सारी बीमारियां आजकल जो हो रही है वो सब प्रदूषण से ही हो रही है। बही यानी बाहर, जना नगरात बही गच्छन्ति, लोग नगर से बाहर जाते हैं। अंतः यानी अंदर, सर्वे ग्रहाणाम अंतः वसंती, सब घर के अंदर रहते हैं। तू का अर्थ होता है तो। अधुना तो जना स्वच्छता प्रति जागृता संति, आजकल लोग पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागृत हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। पर्यावरण, पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं? वृषम, जिसका अर्थ मैंने आपको अत्यधिक बताया था, तो अत्यधिक इसका, और बहु इसका पर्यायवाची शब्द है। निर्मलम या शुद्धम एक ही चीज है। जलम या आपह, जल को आप भी कहते हैं, याद रखना है। भक्ष्यम या खाद्यम, समलम या अशुद्धम, समलम यानी मल युक्त और अशुद्ध यानी जो गंदा है। जगती और संसारे। विलोम शब्द कौन से आए हैं? न्यूनतम का भ्रशम, न्यूनतम यानी कम और अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा, भ्रशम यानी। समलम यानी मल युक्त, निर्मलम यानी निर्मल, बही का अंतः, भक्ष्यम का अभक्ष्यम। चलिए चौथा श्लोक कर लेते हैं। कंचित यानी कुछ, कालम यानी समय के लिए, नए यानी ले चलो। नए का अर्थ है आपको याद रखना है, ले चलो, कुछ समय के लिए ले चलो। माम अस्मान नगरात, यहाँ पे 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। माम यानी मुझे, अस्मात यानी इस, नगरात यानी नगर से। माम यानी मुझे, अस्मात यानी इस नगर से, मुझे इस नगर से कुछ समय के लिए ले चलो। कहाँ? बहु दूरम, बहुत दूर। कवि कह रहा है कि मुझे इस नगर से, जहाँ पे वायुमंडल है, प्रदूषित है, वायुमंडल प्रदूषित है, जल भी खराब हो गया है, धरती भी शुद्ध नहीं रही है, इस जगह से मुझे बहुत दूर ले चलो। कुछ समय के लिए मैं एक ब्रेक चाहता हूं, मैं इस प्रदूषण से दूर रहना चाहता हूं। कहाँ जाना चाहते हैं? तो अपनी इच्छा बताते हैं। प्रपश्यामी यानी देखता हूं, ग्रामांते यानी गांव के किनारे, निर्झर यानी झरने, नदी यानी नदियां, पयः पूरम, पयः का अर्थ होता है जल से भरे तालाब, जल से भरे तालाब। यानी मैं ऐसे स्थान पे जाना चाहता हूं जहां नदी हो, झरने हो, तालाब हो और गांव का किनारा हो। एकांते अकेले, कांतारे वन में, क्षणमपि कुछ क्षण के लिए भी, मतलब भले मुझे थोड़े समय के लिए रहने के लिए दे दो वहां, पर कुछ क्षण के लिए भी, मैं यानी मेरे को, मुझे, स्यात संचरणम यानी संचरण करना है, घूमना है, रहना है, वहीं पे मुझे रहना है, क्योंकि वहां क्या है? शुद्ध पर्यावरण। तो कवि ऐसी जगह पर जाना चाहता है, ले जाने का कहता है कि मुझे ऐसे स्थान पे ले जाओ जो इस शहर से बहुत दूर हो, जो गांव के किनारे हो, जहां पे बहुत ही अच्छा गांव का किनारा हो, नदी हो, झरने हो, तालाब हो, और वन में मैं कुछ रहना चाहता हूं। अन्वय देख लेते हैं। माम मुझे, कंचित कालम कुछ समय के लिए, अस्मात नगरात बहु दूरम नय। अब मैंने आपको नय का अर्थ ले चलो इसलिए बताया था क्योंकि ये क्रिया है। ले चलो, ले चलो, मुझे ले चलो, ये क्रिया है ना। तो नए अंत में आ गया। ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम पश्यामि, ग्रामांते यानी गांव के अंत में, किनारे पर, निर्झर नदी, झरने, नदियां, और पयः पूरम यानी तालाबों को, प्रपश्यामि देखूंगा। एकांते कांतारे, एकांत में, वन में, क्षणमपि कुछ क्षण के लिए, संचरणम स्यात् मैं घूमना चाहता हूं। शब्दार्थ देख लेते हैं। कंचित यानी कुछ, में यानी मेरा, पयः पूरम जल से भरा तालाब, कांतारे यानी जंगल में, स्यात् यानी हो, संचरणम यानी भ्रमण, नए ले चलो, बहुदूरम का अर्थ होता है बहुत दूर, निर्जर यानी नदी, झरना, एकांते यानी एकांत में, क्षणमपि यानी क्षण भर भी। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। कुछ समय के लिए मुझे इस प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले चलिए, जहां गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरने को मैं देखूंगा। मैं ऐसे स्थान पर जाना चाहता हूं जहां नदियां हो, झरने हो, निर्जन जंगल में, लोगों की भीड़ में बहुत रह चुका, अब मैं अकेले में रहना चाहता हूं जहां पे कोई लोग ना हो, जंगल में, क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण होवे, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। कवि कहना चाहता है कि शुद्ध पर्यावरण में जाना चाहता हूं। संधि विच्छेद देख लेते हैं इसके। कंचित, कम प्लस चित, पर सवर्ण संधि है। पर सवर्ण संधि क्या कहलाती है कि पीछे वाला जो वर्ण है यहाँ पे च है, च, छ, ज, झ और य, इसका 5वां अक्षर इस म के स्थान पे लिखा जाएगा और यहाँ पे बन गया कंचित।
ऐसी संधि जिसमें पीछे वाले वर्ण का पांचवा अक्षर आगे वाले म के स्थान पे लिखा जाता है उसे पर सवर्ण संधि कहते हैं। माम अस्मान नगरात, माम प्लस अस्मात प्लस नगरात, यहाँ देखिए नत्व संधि है क्योंकि यहाँ पे डबल न का प्रयोग किया गया जो मैंने आपको बताया था। ग्राम प्लस अंते ग्रामांते दीर्घ संधि से बना है। सम प्लस चरणम संचरणम अनुस्वार संधि से बना है। समास विग्रह कौन से हुए हैं? ग्रामांते ग्रामस्य अंते षष्ठी तत्पुरुष समास है। पयः पूरम पयसा पूरम तृतीया तत्पुरुष है। एकांते कांतारे एकांत कांतारे में कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। प्रकृति प्रत्यय कौन सा आया है? संचरणम सम प्लस चर प्लस ल्यूट, ल्यूट में अनम जुड़ता है अंत में, ये याद रखें। तो अनम यहाँ पे अणम लिख रहा है वो अनम ही है। पर्यायवाची शब्द जो है देखते हैं, विपिने या कानने को कांतारे कहते हैं या जंगल कहते हैं। मम को में कहते हैं। समयम कालम यानी टाइम। जलम पयः, जल को पय कहते हैं। भ्रमणम संचरणम घूमने को कहते हैं। विपर्य यानी विलोम शब्द है। अधिकम का किंचित, अधिक यानी ज्यादा, किंचित यानी कुछ थोड़ा। ग्रामात यानी गांव से, नगरात यानी नगर से, बहुदूरम यानी बहुत दूर, अति समीपम यानी बहुत नजदीक, नगरांते यानी नगर के अंत में, ग्रामांते यानी गांव के अंत में, क्षणम यानी छोटे से सेकंड के लिए, दीर्घ समयम यानी बहुत लंबे समय के लिए, नगरे का कांतारे होगा। चलिए 5वां नंबर श्लोक हम पढ़ लेते हैं। 5वें नंबर श्लोक में कवि ने शुद्ध पर्यावरण की जो रूप है उसका वर्णन किया है और वहां जहां जाना चाहता है कवि, हरित तरुणा, हरे भरे पेड़, तरुणा कहते हैं पेड़ को, तरु, तरु शब्द की षष्ठी बहुवचन है। हरित यानी हरे भरे, तरुणा यानी पेड़ों की, और ललित लता नाम, सुंदर लताओं की। ललित शब्द का अर्थ होता है सुंदर, ललित का अर्थ क्या होता है? सुंदर, और लता, लता का अर्थ होता है बेल। तो सुंदर बेलों की माला यानी पंक्तियां, रमणीयां यानी सुंदर लग रही हो। कवि जाना चाहता था जिस स्थान पे, उस स्थान का वर्णन कर रहा है। थोड़ा सा आपको चित्र से एक इमेजिनेशन हो जाएगा कि हरे भरे पेड़ होंगे, सुंदर लताएं होंगी और उनकी लंबी लंबी कतारें बहुत सुंदर होगी। कुसुमावली, कुसुम प्लस आवली, कुसुम प्लस अवली, ठीक है। अवली कहते हैं पंक्ति को, कुसुम तो आपको पता ही है, कुसुम यानी फूलों की पंक्तियों से समीर चालिता, टकरा के जो हवा चलेगी, समीर यानी हवा, चालिता यानी चलेगी, स्यान में मेरे द्वारा होवे वर्णिया यानी वर्ण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, वर्णिया यानी ग्रहण। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे स्थान पे जाऊं जहां हरे बड़े पेड़ हों, बहुत सुंदर सुंदर लताएं हों और वहां बहुत सारे फूल हों और उन फूलों से टकरा के जो हवा आए वो मैं ग्रहण करना चाहता हूं। क्योंकि शहरों में तो कवि ने क्या ग्रहण किया? बहुत ही गंदे से धुएं को ग्रहण किया, प्रदूषण को ग्रहण किया, है ना। तो इन सब को छोड़ के वहां जाना चाहता है। और क्या कहता है कि नवा मालिका, मालिका जो है, मालिका को चमेली भी कहते हैं। चमेली का फूल आपने देखा होगा, सुंदर, बड़ा खुशबूदार होता है, ठीक है ना, जैस्मिन बोलते जिसे। नव मालिका यानी नई नई मल्लिकाएं यानी चमेली के फूलों को। रसालम मिलिता, इसकी एक बेल होती है जो आम के पेड़ से मिल करके। रुचिरम संगमनम, रुचिरम यानी सुंदर, संगम को प्रस्तुत करती है, संगम यानी मेल को प्रस्तुत करती है। तो ऐसे स्थान पर मैं जाना चाहता हूँ जहाँ बहुत सुंदर नजारे हो, बहुत अच्छा पर्यावरण हो, शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण की शरण में मैं जाना चाहता हूँ। चलिए हम इसका अन्वय देख लेते हैं। हरित तरुणा ललित लतानाम माला रमणीया, जहां हरे भरे पेड़ हो, सुंदर लताएं हो, उनकी माला हो। समीरा चालिता कुसुमावली में वर्णिया स्यात्, समीर चल रही है जो कुसुमों को टकरा कर मैं उसको ग्रहण करना चाहता हूं। नवा मालिका रसालम मिलिता, नवा मालिका का जो बेल है वो रसालम यानी आम, रसालम यानी आम का पेड़ होता है। रसालम किसे कहते हैं? आम वृक्ष, आम का जो वृक्ष होता है उसे रसालम कहते हैं। तो आम के पेड़ से मिलकर रुचिरम संगमनम, सुंदर ही संगम प्रस्तुत करती है। शब्दार्थ देख लेते हैं। हरित तरुणाम हरे भरे वृक्षों की, स्यात् यानी हो, ललित लता नाम सुंदर लताओं की, में यानी मेरे लिए, माला पंक्ति रमणीया सुंदर, समीर चालिता हवा से चलाई हुई, वर्णिया वर्ण करने योग्य, नवमालिका नई पंक्ति, रसालम आम की, मिलिता प्राप्त हो सुंदर यानी, रुचिरम यानी सुंदर, संगमनम यानी मेल। हिंदी अनुवाद में बताया गया है कि हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की, सुंदर माला,
हवा से हिलाई गई फूलों की पंक्ति मेरे लिए सुंदर हो, आम की नई पंक्तियां मुझे रुचिपूर्वक प्राप्त रहे। और संधि विच्छेद श्लोक में आए हैं कुसुमावली, आ की मात्रा का प्रयोग करने के कारण कुसुम प्लस आवली दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। स्यान में स्यात प्लस में अनुनासिक संधि है, पीछे वाले वर्ण का 5वां अक्षर यहाँ आया है। रसालम मिलिता अनुस्वार संधि है, म की जगह पे बिंदी। सम प्लस गमनम अनुस्वार संधि है, संगमनम म के स्थान पे बिंदी। समास विग्रह कौन से आए हैं? हरित तरुणाम, हरितानाम तरुणाम कर्मधारय समास, पेड़ों की विशेषताएं हरे भरे हैं। ललित लतानाम ललिता लता तासाम, लताओं की विशेषता है कि वो बहुत ललित है यानी सुंदर है, कर्मधारय। कुसुमावली कुसुमानाम आवली षष्ठी तत्पुरुष समास है। समीरा चालिता समीरेण चालिता तृतीया होने के कारण तृतीय तत्पुरुष है। नवा मालिका कर्मधारय, मालिका की विशेषता है कि वो नया फूल है। प्रकृति प्रत्यय कौन से आए हैं? रमणीया, रम प्लस अनियर प्लस टाप या रमणीय प्लस टाप, टाप में से आ बचता है इसी कारण रमणीया आ की मात्रा है। चालिता में भी देखिए चलित प्लस टाप चालिता, वर्णीया में भी वर्णीय प्लस टाप, मालिका में माला प्लस टाप, मिलिता में मिल प्लस कत प्लस टाप, संगमनम में सम प्लस गम प्लस ल्यूट, ल्यूट में मैंने आपको अभी ऊपर बताया था क्या जुड़ता है? अनम। पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं? वृक्षाणाम तरुणाम, पेड़ दोनों का अर्थ है। वायु समीर या हवा, सुंदरी रमणीया यानी बहुत ही सुंदर, चयनिया वर्णिया यानी ग्रहण करने योग्य, पुष्प पंक्ति को कुसुमावली भी कहते हैं, आम्रम को रसालम कहते हैं और उत्तम को रुचिब कहते हैं। विपर्यय शब्द यानी विलोम शब्द कौन से आए हैं? अवर्णीय यानी अवर्णीय का विलोम शब्द होगा वर्णीया, अवर्णीय यानी जिसे ग्रहण नहीं करना चाहिए और वर्णीय यानी जिसे ग्रहण करना चाहिए। अरुचिरम यानी जो रुचि नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, और रुचिरम यानी जो जिसमें रुचि है। पुरातन यानी पुराना, नव यानी नया, शुष्क यानी सूखा, हरित यानी हरा, ते यानी तुम्हारा, में यानी मेरा। चलिए छठा श्लोक पढ़ते हैं। आई का अर्थ होता है अरे, चल यानी चलो, बंधो यानी मेरे मित्र मेरे भाई, अरे चलो मेरे भाई। कहाँ चलो? खग कुल कलरव, खग किसे कहते हैं? खग कहते हैं पक्षी को। कुल, खग कुल, यहाँ पक्षियों का समूह, पक्षियों का समूह। कलरव, कलरव कहते हैं जिसकी ध्वनि, पक्षियों के समूह से ध्वनि हो। और गुंजित वन देशम, और उसकी गूंज से पूरा वन प्रदेश गूंज रहा हो, ऐसी आवाजें हो, चारों तरफ पक्षियों के चहचहाने की आवाजें हो, जहां मेरे भाई मुझे ले चलो। पुर कलरव, पुर यानी शहर, पुर का अर्थ याद रखना है शहर, और कलरव का अर्थ हो गया यहाँ शहर में क्या होता है? शहर में होता है शोर, शहर का शोर। संभ्रमित जनेभ्यो, भ्रमित कर देता है मनुष्य को। धृत सुख संदेशम, और सुख का संदेश धारण नहीं करता। धृत यानी धारण करता है, सुख संदेशम यानी सुख का संदेश। तो सुख का संदेश बिल्कुल नहीं है। सुख का संदेश कहाँ है? जहां प्रकृति है, जहां शुद्ध पर्यावरण है, वहां सुख का संदेश है। चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य जालम किसे कहते हैं? चकाचौंध की जिंदगी, चकाचौंध, चकाचौंध किसे कहते हैं? जैसा आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके सामने अंधेरे से अचानक से रोशनी आ जाती है, सामने से एक गाड़ी आ रही है, उसकी हेडलाइट से आपको बहुत तेज रोशनी हुई और उसकी आंखें, उससे आपकी आंखों को चकाचौंध मिल गई, और तुरंत जैसे ही वो गाड़ी पास कर गई, आपके पास से गुजर गई, तो आपकी आंखों के आगे तुरंत अंधेरा आ गया। तो ऐसा चकाचौंध का जीवन होता है शहरों का, यानी ये क्षणिक रोशनी से भरा हुआ होता है, जगमगाहट से जमकता हुआ दिखाई देता है। नो यानी नहीं होना चाहिए। कुरियात यानी करता है। जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण। ये जो शहरों की जिंदगी है, इसमें जो चकाचौंध है, ये जीवन के रस का हरण करती, यानी जीवित रहने के लिए हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। चकाचौंध, एक बार हमें लगता है कि बहुत अच्छा है शहर का जीवन, बहुत अच्छी लाइफ है वहां पे, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि वहां पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध नहीं है। और लास्ट में क्या कहते हैं कभी? शुचि पर्यावरणम, यानी शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलो। आई बंधो, अरे मेरे मित्र। खगकुल कलरव, पक्षियों के समूह से गुंजित। वन देशम चल, जहां पक्षियों का समूह गूंज रहा है, ऐसे वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव, शहर का शोर। संभ्रमित जनेभ्य, मनुष्य को भ्रमित करता है। धृत सुख संदेशम,
और सुख का संदेश धारण नहीं करता है। चाकचिक्य जालम, चकाचौंध का जो ये जाल है, जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण, नो कुर्यात, कर रहा है, इसीलिए हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। शब्दार्थ देखते हैं। ऐ का अर्थ होता है अरे, नह का हमारे, बंधो का अर्थ होता है मित्र, खगकुल कलरम यानी पक्षियों की समूह की आवाज से, गुंजित वन देशम, गुंजायमान वन का स्थान, पुर कलरव नगर का कोलाहल शोर, संभ्रमित जनेभ्यो, जैसा आपने नोटिस किया होगा शहर का शोर पाँव पा आपको सुनाई देता है, आपके कानों में बड़ा परेशानी पैदा करता है, दिमाग में सर में दर्द कर देता है। धृत सुख संदेशम, धैर्य के सुख का संदेश। चाकचिक्य जाल, मैंने आपको बताया चकाचौंध का जाल। चल यानी चलो, कुरियात यानी करें, जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हे मेरे मित्र या बंधु या भाई, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजायमान वन में मुझे ले चलो। नगर की आवाज यानी कोलाहल यानी शोर से परेशान लोग, नगर के शोर से लोग परेशान हो जाते हैं, उनको धैर्य के सुख का संदेश दो। ऐसे सुख का संदेश लेने के लिए हमें गांव में जाना पड़ेगा, शुद्ध पर्यावरण में जाना पड़ेगा। नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के रस का हरण ना कर ले। जीवित रहने में भी एक रस है, एक आनंद है, और उसका आनंद का हरण हो रहा है क्योंकि हमें शुद्ध पर्यावरण नहीं प्राप्त हो रहा है। इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। संभ्रमित जनेभ्यो, सम प्लस भ्रमित जनेभ्यो, संयोग हुआ है। संयोग का अर्थ होता है जहां कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ पे म जो था हलंत था और यहाँ पे आधा म लिखा गया, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, ना अनुस्वार बना ना कुछ बना, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति को संधि में संयोग कहते हैं, जहाँ कोई चेंजेस नहीं होते। नो कुरियात, मैंने आपको बताया था कि विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा आ जाए उसे क्या कहते हैं, उत्व विसर्ग संधि। तो यहाँ नह कुरियात जीवित को हो गया, नो कुरियात जीवित। चाकचिक्य जालम, नो चाकचिक्य जालम, नो म था और म के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग होने से यहाँ अनुस्वार संधि है। समास विग्रह देख लेते हैं। खगकुल कलरव, खगानाम कुलम तेषाम कलरम, जहां पक्षियों का समूह शोर मचाता है उसे खगकुल कलरव कहते हैं। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होने के कारण षष्ठी तत्पुरुष समास है। गुंजित वन देशम, गुंजितम वन देशम कर्मधारय समास है क्योंकि वन प्रदेश की विशेषता है कि वो गुंजायमान है। वन देशम, वनस्य देशम षष्ठी तत्पुरुष है क्योंकि यहाँ पे समास विग्रह में षष्ठी का प्रयोग किया गया। ये स्य शब्द षष्ठी विभक्ति को प्रदर्शित करता है। पुर कलरव, पुराणाम कलरव षष्ठी तत्पुरुष है क्योंकि वही विभक्ति का प्रयोग है। संभ्रमित जनेभ्य, संभ्रमितेभ्य जनेभ्य यानी कर्मधारय है। जन यानी मनुष्य की विशेषता है कि वो शहर में बहुत ही संभ्रमित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। धृत सुख संदेशम, धैर्यस्य सुखम तस्य संदेशम षष्ठी तत्पुरुष, धैर्य के सुख को धारण करने वाला। चाकचिक्य जालम, चाकचिक्यस्य जालम षष्ठी तत्पुरुष है। जीवित रस हरणम, जीवितस्य रसम तस्य हरणम षष्ठी तत्पुरुष है। प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं कौन से आए हैं श्लोक में। गुंजितम, गुंज प्लस कत प्रत्यय है। कत में से तह, ता और तम जुड़ते, मैंने आपको बताया था। धृत में धृत प्लस कत है, ये धातु है। संभ्रमित में सम उपसर्ग है, भ्रम धातु है और कत प्रत्यय है। जीवितम में भी जीव प्लस कत धातु कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब ये शब्द देख लेते हैं कौन से हैं। पहला है ऐ, जिसका अर्थ होता है अरे, और इसका वाक्य बनेगा ऐ भो ग्रामम प्रति चल, अरे मेरे भाई गांव की तरफ चलो। नह, नह को संस्कृत में हमारे कहते हैं। ईश्वरः एव नह पिता वर्तते, ईश्वर ही हमारे पिता हैं। पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं। मित्र को बंधु कहते हैं। चाकचिक्य जालम, जगमगा वातावरण, जगमग वातावरण जहां पे बड़ी ही रोशनी आपको दिखाई देती है। पक्षी को खग कहते हैं। जीवन को जीवित कहते हैं। नगर कोलाहल को पुर कलरव कहते हैं। विलोम शब्द कौन से हैं देख लेते हैं। तिष्ठ यानी रुको और चल यानी चलो, ये दोनों ऑपोजिट है, दोनों विलोम है। दुख संदेशम का विलोम शब्द हो गया सुख संदेशम। शांतम का गुंजितम, शांत वातावरण और एक गुंजायमान यानी शोर से भरा हुआ। मरण रस हरणम का विलोम शब्द होगा जीवित रस हरणम। मरण रस हरणम यानी मरने के रस का हरण, जीवित रस हरणम। और गांव का ऑपोजिट होगा पुर। चलिए सातवां और अंतिम श्लोक। प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे, लता, तरु, गुल्मा, तीन शब्द बताए गए हैं। पहला है लता यानी बेल,
तरु का अर्थ हमें पता ही है, तरु का अर्थ क्या होता है? पेड़। और गुल्मा, गुल्मा कहते हैं झाड़ियों को। तो पत्थरों के नीचे क्या है? लताएं, पेड़ और झाड़ियां नो नहीं होनी चाहिए। भवंतु हो गई है पिष्टा यानी पिस गई है, पिष्टा यानी पिस गई है, पिस गई है। क्या पिस गई है? मतलब पत्थरों की सभ्यता बन गई है। शहरों के अंदर चारों तरफ आपको पत्थरों की बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी मल्टी डुप्लेक्स बिल्डिंग्स, आपको चारों तरफ पत्थरों के ही सामान दिखाई देंगे। ऐसा लग रहा है कि पत्थरों के नीचे सब कुछ दब गए हैं, पेड़, लताएं, झाड़ियां, मतलब शहरों के अंदर से हरियाली गायब ही हो गई है। पाषाणी सभ्यता, पत्थरों की सभ्यता, ये जो सभ्यता बन गई है पत्थरों की है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पे। निसर्गे, प्रकृति का, स्यान्न समाविष्टा, ये प्रकृति को अपने अंदर समाविष्ट कर रही है। प्रकृति की इसने कोई स्थान नहीं रहा, प्रकृति का कोई भी जगह नहीं रहा। हमने कहीं भी ऐसे स्थान नहीं देखे जहां बहुत सारे पेड़ लगे हुए हो, झाड़ियां लगी हुई हो, लताएं लगी हुई हो, सब काट काट के बिल्डिंग्स बन रही है। मानवाय, मनुष्य के जीवनम यानी जीवन की कामये, कामना करता हूं। नो नहीं करता जीवन मरणम, जीवन मरण स्वरूप जीवन की कामना नहीं करता। और अंत में कवि कहते हैं शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलिए। अन्वय देख लेते हैं। लता तरु गुल्मा, बेल, पेड़ और झाड़ियां, प्रस्तर तले पिष्टा न भवंतु, पत्थरों के नीचे पिस रही है जो नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता, पत्थरों की सभ्यता बन गई है। निसर्ग, प्रकृति में, समाविष्टा न स्यात्, जिसने अपने आप को, प्रकृति को समाविष्ट नहीं किया। मानवाय जीवनम कामये, मनुष्य के जीवन की कामना करता हूं। जीवन मरणम नो, मरण रूपी जीवन की कामना नहीं करता। इसीलिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण एकमात्र उपाय है। शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे, लता तरु गुल्मा, बेल, पेड़, झाड़ियां, नो यानी नहीं, भवंतु यानी हो, पिष्टा यानी पिसी हुई। पाषाणी सभ्यता, पत्थरों वाली सभ्यता। निसर्ग, प्रकृति में, स्यात् यानी हो, समाविष्टा यानी मिली हुई। कामये, कामना करता हूं। जीवन मरणम, जीवन की समाप्ति की। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। पत्थर के नीचे लताएं, पेड़ और झाड़ियां पिसे नहीं, प्रकृति में, ये प्रकृति है, प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्ट न हो। मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूं, जीवित मृत्यु की नहीं। इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। लता तरु गुल्मा नो भवंतु, लता तरु गुल्मा नह भवंतु। नो की जगह पे नह का प्रयोग होने के कारण उत विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पे ओ का प्रयोग हुआ है। स्यात् प्लस न, स्यान्न, नत्व संधि है, डबल न होने के कारण। नो जीवन मरणम नह, नो के स्थान पे क्या बन रहा है? नह, और इसी कारण इसका नाम भी क्या पड़ गया है? ऊत्व विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा। समास विग्रह कौन से आए श्लोक में? प्रस्तर तले, प्रस्तरस्य तले षष्ठी तत्पुरुष है। लता तरु गुल्मा, लता च तरवा च गुल्मा, इतरेतर द्वंद्व, द्वंद्व समास में 2 या 3 शब्द आते हैं। यहाँ लता भी है, तरु भी है, गुल्म भी है, इसीलिए ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता कर्मधारय समास, सभ्यता की विशेषता है कि वो पत्थरों की है, कर्मधारय। मानवाय जीवनम, मानव जीवनम चतुर्थी तत्पुरुष है। जीवन मरणम, जीवित मरणम षष्ठी तत्पुरुष है। प्रकृति प्रत्यय विभाजन करते हैं। पिष्टा, पिश प्लस कत है, कत में से मैंने आपको बताया था क्या जुड़ता है? तह या ता या तम, तो यहाँ पे क्या जुड़ा है? ता, पिष्टा। पाषाणी, पाषाण प्लस गिप, गिप में अभी ऊपर बताया था बड़ी की मात्रा। सभ्य प्लस तल, तल में से ता जुड़ता है। समाविष्टा, सम प्लस आ प्लस विष प्लस कत प्लस टाप, यहाँ पे 2 उपसर्ग हैं, सम और आ विष धातु है, कत और टाप 2 प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। टाप में से क्या जुड़ता है? आ। मरणम, री प्लस ल्यूट, और ल्यूट में क्या बचता है? अनम, मैंने आपको बताया है ऊपर। विपर्य शब्द देख लेते हैं। विलोम शब्द, असभ्यता का सभ्यता होगा, जीवन का मरणम होगा, नवीना का पाषाणी होगा, मरणम का जीवनम होगा। आप देख लेते हैं शब्दों के वाक्य प्रयोग। भवंतु का अर्थ होता है हो, सर्वे जना मम मित्राणि भवंतु,
सभी लोग मेरे मित्र हो। नो का अर्थ होता है नहीं। तत्र अशांति नो स्यात्, वहां अशांति ना हो। निसर्गे यानी प्रकृति में, निसर्गे कुत्रापि कष्टम न भवेत, प्रकृति में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। स्यात् यानी होवे। ईश्वरः सर्वेषां सहायक स्यात्, ईश्वर सभी का सहायक हो। कामये यानी कामना करता हूं। अहम परोपकाराम कामये, मैं परोपकार की कामना करता हूं। चलिए अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरम, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहां जीवित रहना कैसा है? उत्तर होगा दुर्वहम यानी मुश्किल, यहां जीवित रहना मुश्किल है। दूसरा, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, रात दिन महानगरों में क्या चलता है? पहले श्लोक में बताया था कालायास चक्रम, काले लोहे का चक्र। तीसरा, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, बुरी बुरी वस्तुएं किसमें मिल गई है? भक्ष्यम यानी खाने योग्य पदार्थों में। अहम कस्मै जीवनम कामये, मैं किसके जीवन की कामना करता हूं? कवि किसके जीवन की कामना कर रहा था? हमारे यानी मानवाय, मनुष्यों के जीवन की। अगला प्रश्न है केशाम माला रमणीया, किनकी पंक्ति बहुत सुंदर लगती है? तो कह रहे हैं हरित तरुणा ललित लता नाम, हरे भरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत, सारे ही प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं, लेकिन ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका उत्तर आपको पूरी वाक्य में देना है, यानी एक पद में आंसर नहीं देना है। ऊपर वाला एक पदेन था, वन वर्ड था। पहला प्रश्न है कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है? हमने पढ़ा था कवि महानगरस्य दुर्वहम जीवनम दृष्ट्वा तस्मात् भीतः, कवि महानगर के मुश्किल जीवन को देखकर उससे डर गया है और शुद्ध पर्यावरणाय प्रकृते शरणम इच्छति, मेन आंसर है कि शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना मुश्किल हो गया है? तो अहर्निशम लोह चक्रस्य संचरणन, रात दिन एक तो लोहे का चक्र चलता है, और यानानाम बाहुल्यात, बहुत सारी गाड़ियां हैं, यहाँ पे सबके पास गाड़ियां हैं, इसके कारण महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, महानगरों में चलना फिरना मुश्किल हो गया है। अगला प्रश्न है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में हमें ये सब कुछ चीजें दूषित हो गई है। क्या क्या? वायुमंडल, जल, खाने योग्य पदार्थ और धरती, ये चारों चीजें हमारी दूषित हो गई है। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है, रहना चाहता है? कवि ग्रामांते एकांते कांतारे, गांव के किनारे पर अकेले में जंगल में रहना चाहता, संचरणम कर्तुम इच्छति यानी रहना चाहता है। अगला है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए? स्वस्थ जीवनाय शुचि वातावरणे भ्रमणीयम, शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए। अंतिम पद्यांश कवि की कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है? अंतिम पद्यांश कवि कामना अस्ति यत निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, के प्रकृति को हम पाषाणी सभ्यता में न दबाएं, यानी प्रकृति का अपना एक स्थान हो। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, संधि विच्छेद का है और ये सारी संधियां हमने ऊपर की थी। तो प्रकृति रेव का क्या होगा? प्रकृति ही प्लस एव। स्यात् का क्या होगा? स्यात् प्लस न प्लस एव। अनंता का क्या होगा? ही प्लस अनंता। बहिंतः जगति का क्या होगा? बहिरंतर जगति, है ना? दो जगह पे र का प्रयोग किया गया है, वापस से लिख देती हूं। बहिरंत जगति। अस्मान् नगरात का क्या होगा? अस्मात् प्लस नगरात। समचरणम का क्या होगा? संचरणम। धूमम मुंचति का क्या होगा? धूमम
मुंचती। और ये सब संधियां हम ऊपर कर चुके हैं। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अव्यय देख लेते हैं। इदानीम वायुमंडलम भ्रशम दूषितम अस्ति, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन मुश्किल है। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम अपि, क्षण भर संचरण करना भी लाभदायक होता है प्रकृति में। पर्यावरण संरक्षणम एव, पर्यावरण की सुरक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है। सदा समयस्य सदुपयोग करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करें। भूकंपित समये बही, भूकंप के समय पे बाहर जाना उचित रहता है। यत्र हरितिमा तत्र, यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहां हरियाली है वहीं शुचि पर्यावरणम है। इन सब शब्दों से हमें वाक्य पूरे करने थे। और पांचवा प्रश्न हम देख लेते हैं, अधोलिखितानि पर्याय पदाब लिखत। अधोलिखितानि, अब यहाँ पे हमने ऊपर पैराग्राफ्स में पढ़े थे, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सलिलम को हम क्या कह सकते हैं? जलम। आम्रम को हम क्या कह सकते हैं? रसालम। वनम को क्या कहते हैं? काननम। ये सब ऊपर आए थे, याद हो तो। शरीरम को क्या कह सकते हैं? तनु, या क्या कह सकते हैं? वपु। कुटिलम को क्या कह सकते हैं? कठिनम। पाषाणम को क्या कह सकते हैं? पाषाणम को कह सकते हैं प्रस्तरम। चलिए पांचवे का जो आ है उसमें लिखा गया है कि विलोम शब्द लिखने हैं पाठ से लिखकर। सुकरम का होगा दुष्करम। दूषितम का क्या होगा? शुद्धम। ग्रहणंती का क्या होगा? वितरंती। निर्मलम का क्या होगा? अशुद्धम। दानवाय का क्या होगा? मानवाय। दानव का ऑपोजिट मानव होता है ना। शांता का क्या होगा? अनंता। तो देखिए इस प्रकार से हमने विलोम शब्द भी कर लिए। छठा नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ समस्त पदानी यानी समास विग्रह का प्रयोग किया गया है। जैसा एक उदाहरण दिया गया है, जैसा मलेन सहितम का बना है समलम और अव्ययी भाव समास है, वैसे ही हमें इन सब का नाम लिखना है। हरिता च ये तरवह, हरित तरवह। और कौन सा कर्मधारय समास है? ये हमें पता ही है कि एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय समास है। ललिता च लता या लता, तो ललित लता, ये भी कौन सा समास है? ये भी कर्मधारय समास है। नवा मालिका, तो क्या बन जाएगा? नव मालिका। और सेम, बताइए फटाफट, एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, इस कारण ये भी कर्मधारय समास है। और धृत सुख संदेश, यानी धृत सुख संदेश, धारण करता है सुख का संदेश, ये भी कौन सा समास है? ये भी कर्मधारय समास है। कंजल इव मलिनम, कंजल मलिनम, ये भी कर्मधारय समास है। यानी इन सभी शब्दों में कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। दुर्दांते दशने, दुर्दांते दशने, ये भी कौन सा है? ये भी कर्मधारय समास है। चलिए सातवां प्रश्न हम देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है जिसमें प्रश्न निर्माण का प्रयोग करके हमें बताना है। उत्तर दिए गए, उसके वो अंडरलाइन वर्ड जो है, रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अंडरलाइन जो वर्ड दिए गए उनके स्थान पे हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके लिखना है। शक्तियानम कंजल मलिनम धूमम मुंचती, यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान धुआं छोड़ती है, तो कंजल मलिनम शब्द के स्थान पे हमें कौन सा प्रश्नवाचक शब्द लगाना है? कीदृश। तो बाकी आपको ये का ये लिखना है कि शक्तियानम धूमम मुंचती, और अंत में लगाना है आपको प्रश्नवाचक शब्द। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, तो केशाम, पक्षिणाम के स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द आएगा, वो आएगा केशाम।
बाकी आपको एज इट इज लिखना है कि उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति, और अनंत में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला है पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्मा के प्रस्तर तले पिष्टा भवंती। पाषाणी सभ्यता में लता पेड़ और झाड़ियां नीचे दब गई है, तो क्या दब गई है, बहुवचन होने के कारण के लगाया है। बाकी शब्द ये कि ये लिखना है आपको, पाषाणी सभ्यता के प्रस्तर तले पिष्टा, एज इट इज क्वेश्चन में से लिखना है, एकदम इजी टॉपिक है। और अंत में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। महानगरेषु के स्थान पे आएगा कुत्र। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तया धावंती, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है, तो कुत्र। बाकी एज इट इज आप लिखेंगे वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावंती, और अंत में प्रश्नवाचक शब्द। प्रकृत्या सन्निधो, तो यहां पे आएगा कस्यः। बाकी एज इट इज लिखना है सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। तो किसके समीप वास्तविक सुख है, तो प्रकृति के समीप ही वास्तविक सुख है। तो चलिए देखिए, इस प्रकार से हमारा अंतिम प्रश्न भी पूरा हुआ, जिसका नाम है प्रश्न निर्माण। और इस पाठ से ये हमें सीखने को मिलता है कि हमें पर्यावरण को शुद्ध बनाना चाहिए, अपनी तरफ से एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम प्रदूषण ना फैलाएं। ठीक है। ग्रामर के सारे टॉपिक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि सभी आपको करवा दिए जाएंगे। बोर्ड के सैंपल पेपर करवा दिए जाएंगे, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के पेपर करवा दिए जाएंगे, पूरी संस्कृत की पूरी तैयारी हम आपको करवा देंगे। तो बेफिक्र होकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, हमारी टीम आपको उसका पूरा जवाब देगी। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।